बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल और आईएसआई के सरबराहान रिटायरमेंट के बाद भी तनाज़ात की ज़िद में क्यों रहते हैं। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान में खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के सरबराह की ना सिर्फ तैनाती खबरों की जीनत बनती है बल्कि इस ओहदे पर काम करने और रिटायरमेंट के बाद भी तनाज़ात का सिलसिला थम नहीं पाता। माजी में कुछ साबिक आईएसआई चीफ्स को अपने दौर में लिए गए फैसलों पर वजाहतें देना पड़ी तो बाज़ के खिलाफ पाकिस्तानी फ़ौज को खुद इंज़ाब्ती कार्रवाई करना पड़ी। ऐसा भी हो चुका है कि एक रिटायर्ड स्पाई मास्टर को आम अदालतों में पेश होना पड़ा। इसकी ताज़ा मिसाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद है, जिनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया है। फैज़ हमीद 2019 से 2021 के दौरान साबिक वज़ीर आज़म पीटीआई के, जो आपको पता है चेयरमैन और बानी हैं, उनके दौर में आईएसआई के सरबराह रहे थे और इनके पेशरो जनरल आसिम मुनीर थे जो अब आर्मी चीफ हैं। फैज़ हमीद ने दिसंबर 2022 के दौरान कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी और मगर अब सियासी और दफ़ाई अमूर के मुबस्सिरीन फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को फ़ौज की हालिया तरीका एक गैर मामूली वाक़या करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक इसके फ़ौज और मुल्क की सियासत पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे और आईएसआई पाकिस्तान की एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसके सरबराह का बॉस वज़ीर आज़म होता है। वज़ीर आज़म अपनी मर्ज़ी के किसी भी शख्स को इस ओहदे पर फायज़ कर सकता है, मगर ये और बात है कि ज़्यादातर इस ओहदे पर फ़ौज का हाज़िर सर्विस सीनियर अफसर ही तैनात किया जाता है जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर फायज़ होता है। पाकिस्तान की हालिया तारीख में आईएसआई के मुतअद्दिद सरबराहान को दौरान मुलाजमत या फिर मुलाजमत के बाद तहकीकात का सामना रहा। शुजा नवाज़ ने अपनी किताब क्रॉस्ड सोर्ड्स में लिखा है कि बेनज़ीर भुट्टो जब पहली बार वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने आर्मी चीफ से बात करके हमीद गुल को इस ओहदे से हटाकर इनकी कोर कमांडर मुल्तान के तौर पर तैनाती करा दी। शुजा नवाज़ लिखते हैं कि इसके बाद पहली बार जब एक रिटायर्ड जनरल शमसुररहमान किलो को एक एजेंसी का सरबराह तैनात किया गया तो इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस पर इन्हिसार बढ़ा दिया और यूँ ISI भी वज़ीर आज़म को ज़्यादा और बर वक्त मालूमात देने से कासिर रही। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक फ़ौज में अब ये रवायत मजबूत हो गई है कि इस ओहदे पर वही तैनात होगा जो हाजिर सर्विस हो। UISI का अमला कंट्रोल वज़ीर आज़म के दफ्तर के बजाय फ़ौज के पास ही रहता है और शुजा नवाज़ के मुताबिक बेनज़ीर के वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ISI के अंदर सियासी सेल कायम किया जिससे इस अदारे की सियासी अमूर में मुदाखलत बढ़ी और फिर जब बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी तो ISI के अंदर ये सेल इनके लिए चैलेंज के तौर पर सामने आया। साबिक ISI चीफ असद दुरानी पहले सन 1990 के इंतखाबात में धांधली के मामले पर असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट पेशियां भुगतते रहे और फिर बाद में अदालत के सामने मेहरान बैंक स्कैंडल में अपने मुलविस होने के इतराफ़ के साथ वहां से बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वफाकी तहकीकाती अदारे को इस मामले में मज़ीद तहकीकात करने का हुक्म देकर केस निपटा दिया था। मुसन्निफ़ शुजा नवाज़ के मुताबिक फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक की मौत के बाद पंजाब में बेनज़ीर भुट्टो को हराने के लिए DGSI हमीद गुल ने इस वक्त के सदर गुलाम इसहाक़ खान और आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के साथ मिलकर अपोजिशन जमातों का एक इत्तेहाद IGI के नाम से कायम किया। जब असद दुरानी DGISI बने तो फिर इनके ज़रिए इस इत्तेहाद में शामिल जमातों में पैसे तकसीम करवाए गए जिसका हलफनामा असद दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था। असद दुरानी ने बाद में अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने जो भी किया वो अपने बॉस यानी इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के कहने पर किया था। ताहम असद दुरानी को इस वक्त GHQ के चक्कर लगाना पड़े और सख्त तदीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा जब उन्होंने इंडिया की खुफिया एजेंसी राह के साबिक चीफ के साथ मिलकर एक किताब लिखी। वजारत दिफा ने इन पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने जैसे इल्ज़ामात आयद किए जिनकी असद दुरानी ने तरदीद की और असद दुरानी के मुताबिक सियासी मामलात में फ़ौज की मुदाखलत एक हकीकत और मुल्क के लिए नुकसानदेह है। असद दुरानी ने अपनी किताब पाकिस्तान ऑर्डर फिट में लिखा है कि सिविलियन हुक्मरान भी फ़ौज के मिजाज से वाकफियत नहीं रखते और वो अपना बंदा तलाश करने की गलती कर बैठते हैं जबकि फ़ौज का बंदा फ़ौज की क़यादत को ही जवाबदेह होता है। इसके अलावा अगर 12 अक्टूबर 1999 को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फ़ौजी बगावत हुई और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को गिरफ्तार किया गया जिन्हें नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ तैनात किया था। फ़ौजी बगावत से कबल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़ियाउद्दीन भट्ट ने 1 साल तक DGISI के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम दिए और इसके अलावा DGISI के तौर पर तैनाती के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन हल्कों में से एक ऐसे जनरल के तौर पर मशहूर हो गए थे जिनका
नवाज शरीफ से खून का रिश्ता है। उमर फ़ारूक की तहरीर के मुताबिक इक़्तिदार पर कब्जे के बाद परवेज़ मुशर्रफ अपने दोस्तों से ये मजाक करते थे कि 1998 में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वो जनरल ज़ियाउद्दीन को चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ खान को DGISI लगाएंगे, और अगर इनके मंसूबे के मुताबिक ये तकर्रियाँ हो जाती और नवाज शरीफ मुझे हटाने की कोशिश करते तो ये कोशिश कामयाब हो जाती। जनरल मुशर्रफ बतौर DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन पर एतमाद नहीं करते थे और अव्वल दिन से उन्होंने ISI से कलीदी फ़ाइलें और ख़ास तौर पे मनसूबा जात वापस लिए थे और कश्मीर और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिका ज़िम्मेदारी इस वक्त के चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ खान को सौंप दी गई थी, और जो इस वक्त यानी कि इससे कबल ISI में अपनी सर्विस के दौरान कश्मीर और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक अमूर नभा चुके थे। तब नवाज शरीफ ने ज़ियाउद्दीन को DGISI बना दिया, जिसके नतीजे में मुशर्रफ अपने साबका ISI के करीबी समझे जाने वाले साथी लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ खान को चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लगाने पर मजबूर हुए, जो मुशर्रफ के मुताबिक एक ऐसा कलीदी मनसब था जिसकी बिना पर 12 अक्टूबर 1999 की शाम वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इन्हें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटाने की कोशिश नाकामी में बदल गई। परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन दी लाइन ऑफ फायर के मुताबिक जनरल ज़ियाउद्दीन ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस की दहलीज़ पर इसरार किया कि वो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और 111 ब्रिगेडियर के दस्तों को इनकी कमांड में इनके हुक्म को मानना होगा। ताहम कर्नल शाहिद अली ने इनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। बाद इनकी हिफाजत पर मामूर SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडोज़ ने अपने हथियार डाल दिए, जिसके बाद ज़बरदस्ती इनसे सरेंडर कराया गया। इसके अलावा अगर हालिया तारीख में ISI के साबिक सरबराह जो आपके ज़हीरुल इस्लाम सन 2014 में इमरान खान की तहरीक इंसाफ और ताहिर कादरी की जमात के दरनों की वजह से तनकीद की जद में आए, फिर उनके रिटायरमेंट से 2 माह कबल ही इनकी जानशीन के नाम का ऐलान कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की काबीना के एक अहम रुकन और करीबी साथी ने अगस्त 2015 को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के धरनों के दौरान ISI के इस वक्त सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी ने एक साजिश तैयार की थी, जिसके ज़रिए वो फ़ौजी और सिविल क़यादत को हटाकर मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहते थे। चंद माह कबल नवाज शरीफ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़हीरुल इस्लाम पर यही इल्ज़ामात दोहराए और कहा कि इन्हें इस्तीफ़ा देने या फिर तवील रुखसत पर जाने का पैगाम दिया गया था। ज़हीरुल इस्लाम इस इल्ज़ाम की तरदीद कर चुके हैं। जून 2022 के दौरान ज़हीरुल इस्लाम पर एक बार फिर इस वक्त तनकीद की गई, जब वो अपनी रिटायरमेंट के कई साल बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सियासी इज्तिमा में तकरीर करते नजर आए। इस तकरीर के वीडियो में अगर देखें तो जनरल इस्लाम को तकरीर करते सुना गया कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक एक्चुअली न्यूट्रल बंदा हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल और सच में न्यूट्रल हूँ। मैं बिल्कुल गैर सियासी होकर आपसे बात कर रहा हूँ। जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि हमने ये नहीं देखना कि उम्मीदवार कौन है, हमने देखना है कि हमने किस सिस्टम को वोट देना है, और वो सिस्टम हमें PTI में नज़र आता है। ज़हीरुल इस्लाम से जब एक बार मैंने इस मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हुए हैं और इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। याद रहे कि 2023 के दौरान पाकिस्तान आर्मी एक्ट में एक तरमीम ज़रूर याद रहे कि 2023 के दौरान पाकिस्तान आर्मी एक्ट में एक तरमीम मंजूर की गई, जिसके तहत जो फौजी अफसरान दौरान सर्विस ऐसे अहदे पर फायज रहा हो जो आर्मी एक्ट के तहत आता हो और जिसे हसास करार दिया गया हो, वो अपनी रिटायरमेंट या मुस्तफ़ा होने या फिर बरतरफी के 5 साल मुकम्मल होने तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता। इस सवाल पर कि तनाज़ा ISI के सरबराहान का रिटायरमेंट के बाद भी पीछा क्यों नहीं छोड़ते, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद का कहना है कि इसकी वजह फ़ौज की सियासत में मुदाखलत है। तलत मसूद कहते हैं कि सिर्फ ISI के सरबराह की बात नहीं, बल्कि फ़ौज पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी न किसी तौर पर सियासत में मुलव्वस रही है और ये पूरे अदारे की मुदाखलत है। जहाँ कहीं अगर फ़ौज किसी मामले से दूर भी रही तो सिविलियन हुक्मरान इन्हें अपने मकासद के लिए सियासत में घसीट लाए। यूँ कि इनकी राय में फ़ौज की सियासत मुदाखलत मुल्क के पूरे निज़ाम की कमज़ोरी को भी ज़ाहिर करती है और वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने मई 2022 में नशर होने वाले एक गुफ्तगू के दौरान कहा था कि ISI चीफ़ की तैनाती के मामले पर इस वक्त की आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से इनका इख्तलाफ हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था कि फैज़ हमीद कुछ अरसा और रहें, क्योंकि हमें खबर मिल रही थी कि नून लीग वाले कोई मनसूबा बना रहे हैं और इमरान खान ने इसके एक और वजह अफगानिस्तान की सूरत हाल भी बताई थी। ताहम इमरान खान के बयान से वाज़ेह होता है कि कैसे पाकिस्तान में ISI चीफ़ का ओहदा वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ के दरमियान मसाइल पैदा करने की वजह बन जाता है। ISI की तारीख लिखने वाले तारीखी दान डॉक्टर हैनजी कैसलिंग ने दी ISI ऑफ पाकिस्तान फेथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन नामी किताब में लिखा है कि कैसे माजी में फ़ौजी क़यादत ISI हेडकोार्टर्स में वज़ीर-ए-आज़म के अफराद को नज़रअंदाज और नामंजूर करते आए हैं, और इस मौजू पर इनके तहकीक से मालूम हुआ कि सिविलियन क़यादत ने हमेशा ये कोशिश की कि वो ISI हेडकोार्टर में अपने बंदे लाएँ, जो हमेशा मायूसी और झंझलाहट से दो चार हुई। ऐसे में क्या ISI का सरबराह सिर्फ सियासी मुदाखलत की वजह से ही मुतनाज़ होता है या फिर इसकी कोई और
वजह भी होती है। तो तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन ने बताया है कि ISI के सरबराहान जो भी कर रहे होते हैं वो लीडरशिप की तरफ से मिलने वाले अहकामात पर ही ऐसा करते हैं, मगर उन्होंने जो कुछ अपनी कमांड के कहने पर किया होता है इस पर इनका मुहासबा नहीं किया जाता। इनकी राय में बाज़ दफ़ा ये सरबराहान ग्रे एरियाज़ में भी चले जाते हैं, यानी इनकी सरगर्मियों के बारे में इबहम पैदा हो जाता है। इसके अलावा अगर दफ़ाई अमूर के जो तज्ज़ियाकार हैं उनका कहना है कि अफ़गान जहाद के बाद ISI के सरबराहान गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से ISI के सरबराहान पर ज़्यादा उंगलियाँ उठती हैं। इनकी राय में ISI के साबिक़ सरबराहान की जिन तनाज़ात का जिक्र किया जाता है वो अदारे और रियासती पॉलिसी के ऐन मुताबिक थे, और इनके मुताबिक अमरीकी कंट्रैक्टर की अमरीकी हवालगी की बात हो या फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ मेमोगेट, ये सब इस वक्त की ISI के सरबराह शुजा पाशा खुद नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इस वक्त रियासती और अदारे की पॉलिसी पर चल रहे थे। याद रहे कि रिटायरमेंट के बाद ही जनरल फैज़ हमीद का नाम मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गूंजता रहा, जिसमें अदालत उज़्मा भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें फैज़ाबाद धरने में तो क्लीन चिट मिल गई, मगर फिर टॉप सिटी केस में इनके किरदार से मुतल्लिक तहकीकात फ़ौज को सौंप दी गई थी। ये वाज़ेह रहे कि अब तक पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से फैज़ हमीद के खिलाफ इल्ज़ामात के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया, जिसमें ये तफसीलात बताई गई हों कि इनके खिलाफ कार्रवाई की वजह क्या है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि फैज़ हमीद इमरान खान की ख्वाहिशात की तकमील करते थे, अदलिया में खुलकर मुदाखलत करते थे और यहाँ तक कि बजट समेत दीगर कानून साजी के लिए दबाव डालते थे। वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि फैज़ हमीद ISI से जाने के बाद भी तरीक़े इंसाफ के लिए हिकमत अमली बनाते रहे और इनके बकौल शायद ही कोई साबिक़ ISI चीफ मुल्क की सियासी तरीक़ में इस हद तक मुलविस रहा हो। जिन तज्ज़ियाकारों से बातचीत की और उनका मानना है कि जनरल फैज़ हमीद का मामला बाकी ISI सरबराहान से कदरे मुख्तलिफ है। इसकी वजह बयान करते हुए दावा किया कि फैज़ हमीद को रिटायरमेंट के बाद भी एक हाजिर सर्विस फ़ौजी सरबराह के खिलाफ अफसरान और एहलकारों को उकसाने जैसे इल्ज़ामात का सामना है, और ख्याल रहे कि फ़ौज की जानिब से फैज़ हमीद के खिलाफ जहाँ टॉप सिटी के मामले में कार्रवाई के बारे में वाज़ेह तौर पर बताया गया, वहाँ आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के दीगर इल्ज़ामात की तफसील नहीं दी गई। साबिक़ वज़ीर दाखिला जनरल मोइनुद्दीन हैदर भी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि इनके मुताबिक इस वक्त फैज़ हमीद का मामला बज़ाहिर इनके रिटायरमेंट के बाद के मामला से मुतल्लिक है और ISI के दीगर सरबराहान से इनका मुआवजा नहीं किया जा सकता। तज़्ज़ियाकार और सेनेटर साफ़ी हामिद मीर ने बातचीत करते हुए फैज़ाबाद धरने के केस की मिसाल देते हुए कहा कि फैज़ हमीद को इस केस में भी क्लीन चिट मिलने से वाज़ेह होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी कितने बाख्तियार थे। हामिद मीर का ख्याल है कि अवाम को ये बताया जाना चाहिए कि फैज़ हमीद को गिरफ़्तार क्यों किया गया और इनका कोर्ट मार्शल किन इल्ज़ामात की बुनियाद पर किया जा रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि रियासत में इतनी हिम्मत नहीं है कि फ़ैज़ हमीद और शरीके जुर्म अफराद का भी मुहासबा कर सके। जाहिद हुसैन का मानना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई में ISPR की जानिब से जारी होने वाले बयान में ज़्यादा ज़ोर इनकी रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मियों पर दिया गया है, यानी दौरान मुलाजमत इन्होंने जो किया इसके लिए वज़ाहिर ये मुहासबा नहीं हो रहा, क्योंकि जो हाउसिंग सोसाइटी वाला मामला है ये जो बात है ये 7 साल पुराना केस है, जिस पर अगर फ़ौज में वाकई मौसर एहतसाब का अमल होता है तो फिर इस वक्त इनका ये एहतसाब हो जाता। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।